द डे द अर्थ स्टूड स्टिल नाम की ये फिल्म 2008 में आई थी, जो एक साई-फाई ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 43 मिनट और IMDb पर फिल्म को 5.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म को स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है कियानू रीव्स, जेनिफर कॉनली और कैथी बेट्स। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है 23 करोड़ 30,93,859। फिल्म की शुरुआत साल 1928 से होती है, जहां एक पर्वतारोही को काराकोरम पहाड़ों पर बने कैंप में दिखाया जा रहा है। वह शख्स अपने कैंप के बाहर एक रहस्यमय चीज़ देख रहा है। वह इसे देखने के लिए अपने डेरे से बाहर जाता है और इसे देखकर चकित रह जाता है। ये एक विशाल चमकती हुई बॉल है। वह पर्वतारोही तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उस पर अपना हथौड़ा मारता है तो वह तुरंत नीचे गिर जाता है और होश में आने पर उनके हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए यह अजीब और हैरान करने वाली बात है। फिर फिल्म आने वाले साल 2008 की ओर बढ़ती है। यहाँ हेलेन नाम की एक वैज्ञानिक दिखाई जाती है। फिल्म के इन दृश्यों में हेलेन के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने सौतेले बेटे के साथ एक घर में रहती है और उसे अपने बेटे से बहुत प्यार है। हेलेन का बेटा उससे उतना प्यार नहीं करता। फिर कुछ सीक्रेट एजेंटों को दिखाया गया है जो हेलेन को लेने आए हैं, लेकिन हेलेन उन सीक्रेट एजेंटों के साथ जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वह जानती है कि उसका बेटा उसके बाद अकेला रह जाएगा। इसके बावजूद उसे जाना पड़ता है। वे हेलेन को नासा एजेंसी में ले जाते हैं, जहाँ हेलेन उसके जैसे कई वैज्ञानिकों से मिलती है। यहाँ हेलेन माइकल नामक अपने दोस्त से भी मिलती है जो नासा में सेवा देता है और वह हेलेन को बताता है कि उसका नाम उसने ही नासा को रिकमेंड किया था। अगले सीन में सभी वैज्ञानिकों को नासा का हॉल दिखाया जाता है और उन्हें वहां सूचित किया जाता है कि बृहस्पति की कक्षा में एक चलती हुई वस्तु देखी गई है जो तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और इसकी गति है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी से टकराने पर यहाँ जीवन गायब हो जाएगा और इसे सुनकर सभी वैज्ञानिक चिंतित हो जाते हैं। लेकिन सबसे भयानक तथ्य यह था, मिसाइल का उपयोग करके उस वस्तु को रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसकी गति सबसे तेज़ होती है। फिर हेलेन को एक कॉल के माध्यम से अपने बेटे से संपर्क करते हुए दिखाया गया है। वह अपने बेटे को सलाह देती है उसे आज तहखाने में सोना होगा क्योंकि आज भयंकर तूफान आने वाला है और इसके अलावा नासा के विमान में सभी वैज्ञानिक नज़र आ रहे हैं। नासा के विमान से उस चलती हुई वस्तु को सभी वैज्ञानिक देख रहे हैं। उस गतिमान वस्तु की गति धीमी हो जाती है क्योंकि वह पृथ्वी की ओर बढ़ रही है और कुछ समय बाद वह वस्तु पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह चलती हुई वस्तु और कुछ नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप थी। अब सभी वैज्ञानिकों को उस एलियन स्पेसशिप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। सभी वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को उत्सुकता से देख रहे हैं कि वह उसमें से तेज़ रोशनी का उत्सर्जन होने लगता है। अब उस एलियन स्पेसशिप से एक एलियन दिखाई देता है। इससे पहले कि हेलेन उसके साथ हाथ मिला पाती, अमेरिकी सेना उस एलियन पर हमला करती है और वह एलियन बुरी तरह घायल हो जाता है। हेलेन इसे देखकर बहुत भ्रमित होती है और हेलेन बचाव के लिए बुलाती है। इससे पहले ही एम्बुलेंस वहां पहुंच सकती, एलियन स्पेसशिप से एक विशाल और भयानक ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाई देता है। ये दिखने में इतना भयानक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं जिसकी वजह से तमाम लाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ हो जाते हैं और वह ह्यूमनॉइड रोबोट भी बहुत डरावनी आवाज़ करता है। यह ध्वनि सबसे तेज़ होती है जो मानव कान से सुन नहीं पाते। अब सभी ज़मीन पर गिरने लगते हैं। इसी बीच वह ह्यूमनॉइड रोबोट हेलेन को अपने पैरों के पास नोटिस करता है और वो उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो एलियन मना कर देता है क्योंकि एलियन ने पता लगा लिया है कि हेलेन अच्छी महिला है और वह इसमें मदद कर सकती है। अब हम देखते हैं कि एलियन अस्पताल में भर्ती है और उसके शरीर से गोली निकाली जा रही है, लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब चीज़ होती है। इसकी त्वचा गिरने लगती है। इसका मतलब है कि एलियन की त्वचा पूरी तरह से उतर चुकी है। इसे देख सभी वैज्ञानिक हैरान है कि ये एलियन इंसानों जैसा दिखता है। ये सब देखकर वैज्ञानिक उस एलियन के डीएनए की जांच करने का फैसला करते हैं। इसकी जांच करने पर पता चलता है कि एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से मेल खाता है। इसके माध्यम से
वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एलियंस पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं और ऐसा पहले भी हो चुका था, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि उस पर्वतारोही के हाथ पर चोट का निशान है। दरअसल एलियंस ने उस पर्वतारोही का डीएनए लिया था और हेलन सोचती है कि एलियन की ढकी हुई त्वचा कीड़ों की तरह थी। उसके डीएनए की जांच की गई ताकि वह धरती पर सांस ले सके। अब वह एलियन इस सीन में हेलन और दूसरे शख्स से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि एलियन का भी हमारी भाषाओं से परिचय होता है। वहाँ मौजूद दूसरी महिला अमेरिकी सैन्य बलों की रक्षा अधिकारी है। उनके मुताबिक यह एलियन उनके लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि यह एलियन हमारे ग्रह के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन एलियन हेलन को बताता है कि वह पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ आया है। उस पर वह रक्षा अधिकारी कहते हैं कि हमारे उपग्रह ने काम करना बंद कर दिया है। जब से आप यहाँ पहुँचे हैं हमारी सारी कनेक्टिविटी ब्लॉक हो गई है। इस पर एलियन कहता है, मैं पृथ्वी के आपके नेता से मिलना चाहता हूँ। रक्षा सचिव उसकी इस बात को इग्नोर करके उस एलियन को अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ एलियन से पूछताछ शुरू की गई है। वह एलियन अपनी शक्ति से उस पूछताछकर्ता और मशीन पर हावी रहता है, एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। बाद में हम देखते हैं कि छोटे एलियन अंतरिक्षयान से पूरी दुनिया में उतरने लगते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इससे हम देखते हैं कि वो एलियन एयरपोर्ट पर होता है जहां उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वह वहां से हेलन को कॉल करता है क्योंकि वह जानता है कि हेलन के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। हेलन अपने बेटे के साथ किसी तरह उस एलियन तक पहुंचती है और वह उसे दवा देती है जो उसे ठीक कर देती है। अब उस एलियन को एक इंसान से मिलते हुए दिखाया गया है। वह रेस्टोरेंट में है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि वह इंसान भी एक एलियन है जो 70 साल पहले इस ज़मीन पर आया था। वह बूढ़ा एलियन इस एलियन को बताता है कि इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी वे अभी भी ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद उस एलियन को एक धारा के किनारे दिखाया जाता है। इससे एलियन स्पेसशिप की तरह एक और स्पेसशिप है। जैसे ही वह इसे छूता है, ज़मीन पर आए सभी एलियन अंतरिक्षयान में जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी अंतरिक्षयान अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि एलियंस ने इस ग्रह से सभी एलियन अंतरिक्षयान वापस भेज दिए हैं। इसे देखकर हेलन परेशान हो जाती है और वह भी अब एलियन को खतरनाक समझने लगती है और वो उससे बात करती है। एलियन हेलन से कहता है कि वह इस धरती को इंसान से बचाना चाहता है और इंसान इस धरती को खराब कर रहे हैं, जो एलियंस ऐसा नहीं होने देंगे। हेलन भयभीत होकर एलियन से पूछती है कि क्या आप मानवता को एक और मौका नहीं दे सकते। एलियन बताता है, इंसानों को समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि हमने उन्हें कई मौके दिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हेलन और एलियन बातचीत कर रहे हैं तो एक पुलिस अधिकारी एलियन को पहचान लेता है। वह पुलिस अधिकारी उसे कार पर हाथ रखने के लिए कहता है और एलियन उस पर अपना हाथ रखता है तो गाड़ी चलने लगती है और उस पुलिस ऑफिसर से टकरा जाती है और वो पुलिस अधिकारी मर जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि एलियन उसे फिर से जीवित कर देता है। इसका मतलब है कि एलियन उस पुलिस अफसर की सांसें दोबारा चला देता है। इससे ये पता चलता है कि एलियन के पास महाशक्तियाँ हैं और बाद में यह हेलन के पास जाता है और कहता है, वह हमें बाधित कर रहा था इसलिए मैंने उसे मार डाला, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से ठीक भी कर लिया है। और हेलन उससे अनुरोध करती है कि वह मानवता को एक और मौका नहीं दे सकते। बाद में एलियन हेलन को याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें कहा था मैं पृथ्वी के नेता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद एलियन और हेलन एक प्रोफेसर के घर पर नजर आते हैं। बोर्ड पर एक ऐसा मैथ का सवाल लिखा था जिसे मनुष्य कभी हल नहीं कर सकता, लेकिन वो एलियन इसे चंद सेकंड में सुलझा लेता है और यह देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं और वह इसे अविश्वसनीय कहते हैं। लेकिन एलियन उससे कहता है यह संभव है। तब एलियन हेलन और उस प्रोफेसर से कहता है कि जब उनका ग्रह नष्ट होने वाला था तब वे सब एक साथ हो गए और उन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया और वे अपने ग्रह को सुरक्षित करने में सफल रहे। इसके बाद प्रोफेसर एलियन को समझाते हैं कि जब आपको महसूस हुआ कि आपका ग्रह नष्ट होने वाला है तब आप एक हो गए थे, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे महसूस नहीं किया है।
अगर इंसानों को महसूस हो जाए कि उनका ग्रह पृथ्वी बर्बाद होने वाला है तो वे इसकी रक्षा के लिए भी कई कदम उठाएंगे। प्रोफेसर की बातों पर एलियन की सोच बदलने लगती है और इस बीच हम देखते हैं कि हेलन का बेटा जाग गया है और उसे एलियन बिल्कुल पसंद नहीं है। वह इस बात से भी घृणा करती है कि उसकी माँ एलियन की सहायता कर रही है, क्योंकि वह जानता है कि एलियन नुकसान करने वाला है। इसे महसूस करते हुए वह पुलिस से संपर्क करता है और वह यह भी बताता है कि उसके साथ एलियन भी है। और कुछ ही देर में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और हेलन, उसका बेटा और एलियन वहां से भाग जाते हैं और वे जंगल में चले जाते हैं। फिर एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी नीचे उतरता है और हेलन को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर में ऊपर ले जाता है। यहाँ एलियन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 हेलीकॉप्टरों को क्रैश कर देता है और एलियन हेलन के बेटे को बचाता है। और जब वह धारा में गिरने वाला होता है, यहाँ फिल्म का सीन बदल जाता है और उस विशालकाय रोबोट को दिखाया जाता है। अमेरिकी सेना उस ह्यूमनॉइड रोबोट को अपने सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए निशाना बनाती है, लेकिन उस रोबोट को कोई नुकसान नहीं होता। वह रोबोट उनके सैन्य टैंकों और उनके फाइटर प्लेन्स को आपस में टकरा देता है। यह नासा के वैज्ञानिक योजना बनाते हैं और वे उस रोबोट को एक मजबूत स्फीयर में बंदी बनाते हैं ताकि वे उसमें विस्फोट कर सकें, और वे ऐसा करते भी हैं। लेकिन रोबोट को कुछ नहीं होता और वे छोटे छोटे कीड़ों के ग्रुप में तब्दील हो जाते हैं। ये कीड़े इतने खतरनाक होते हैं, रास्ते में आने वाली हर चीज़ को धूल में बदल सकते हैं। अब फिल्म में एलियन और हेलन के बेटे को दिखाया जा रहा है। हेलन का बेटा हेलन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़ोन ख़राब है और उसे संपर्क करने की सुविधा नहीं मिल रही है। तो एलियन अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस फ़ोन की मरम्मत करता है और संपर्क करते समय हेलन का बेटा अपनी माँ को अपने पिता की कब्र की जगह पर बुलाता है। यहाँ एक बड़ा बदलाव हम देखते हैं कि एलियन हेलन के बेटे की गहरी दोस्ती हो गई है। हेलन का बेटा अपने पिता की कब्र पर पहुँचता है और हेलन के बेटे ने देखा है कि कैसे एलियन ने एक आदमी को पुनर्जीवित किया है, और यही कारण है कि वह इसे यहाँ लाता है ताकि यह उसके पिता को फिर से जीवित कर सके। लेकिन एलियन उसे बताता है कि वह कभी भी सड़ी हुई चीज़ को दोबारा जीवित नहीं कर पाएगा। इधर हेलन का बेटा बहुत मायूस होता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसी समय हेलन भी वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। वह उसे चुप कराती है। वह यह भी बताती है कि वह भी उसके पिता को भी बहुत याद करती है, और वह यह भी बताती है कि वह अपने बेटे में अपने पति के प्रतिबिंब को देखती है। तभी माँ बेटा एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोने लगते हैं। हेलन का बेटा उससे माफ़ी मांगता है, जिसे देखकर एलियन हैरान रह जाता है। इंसानों का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ वो कहती है कि इंसानों को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। फिर वे हवा में उन कीड़ों के झुंड को देखते हैं जो उस रोबोट से बदल कर बने थे। इसके बाद एलियन हेलन से कहता है, इसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी और हमें सेंट्रल पार्क जाना होगा। और वे ये देखकर चिंतित हो जाते हैं कि वहाँ पर ये उड़ने वाले कीड़े बहुत सारे होते हैं। किसी तरह वे सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाते हैं और उसी समय हेलन के बेटे की नाक से खून बहने लगता है और हेलन का बेटा कुछ ही सेकंड में होश खो बैठता है। एलियन हेलन को सूचित करता है कि कीड़े उसके बेटे के शरीर में प्रवेश कर गए थे। इस बीच हेलन की नाक से भी खून बहने लगता है, लेकिन हेलन एलियन से गुहार लगाती है कि उसके बेटे की जान बचाओ। एलियन हेलन और उसके बेटे के शरीर से सभी कीड़ों को हटा देते हैं और वह एलियन आखिरी बार हेलन और उसके बेटे पर एक नज़र डालते हुए अपने अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है। एलियन के स्पेसशिप को छूते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होता है, जिससे सभी कीड़ों का अंत हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसानों का अब खात्मा नहीं होगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इंसान के सभी दूरसंचार, कनेक्टिविटी और लाइट बंद हो जाती है, और यहाँ तक कि घड़ियाँ भी। इसका मतलब है कि इंसान की सारी साइंस और तकनीक खत्म हो जाती है। और अंत में यह दिखाया गया है कि हेलन और उसका बेटा एलियन के अंतरिक्ष यान के पास जाते हैं और एलियन का अंतरिक्ष यान ज़मीन को छोड़कर हवा में उड़ने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि एलियन अभी भी जीवित हैं, और इसी सीन पर फिल्म पूरी हो जाती है।